गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पिछले टर्न पर हम लोगों ने विभव मापी के बारे में पढ़ा था, इसका उपयोग रह गया था। तो आज हम लोग इसका उपयोग पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दो विभव मापी के उपयोग में दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। कौन से दो सेल हैं? यहाँ पे E1 और E2 जिनके विद्युत वाहक बल हैं, इनको हमने विभव मापी से जोड़ा है। तो अब समझ लेते हैं पहले सर्किट डायग्राम, क्योंकि यह आपके प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है। तो यहाँ देखें, ए और दो बिंदुओं के बीच में हमने पहले ए बिंदु से एक बैटरी B1 को जोड़ा है, जिसमें ए बिंदु को धनात्मक और बी बिंदु को एक की और एक रेजिस्टर की सहायता से ऋणात्मक इसके इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है। यानी ए को प्लस से और बी को माइनस से। और यह जो ए से बी तक यह आपको दिख रहा है ऐसे कि ये तार ऐसे घूमते हुए और बी तक आ रहा है। यानी इस विभव मापी की कुल लंबाई अगर 1 मीटर हम ये लें तो 1 2 3 4 मीटर इसकी कुल लंबाई है। अब इससे हमको दो सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो क्या करेंगे? तो धनात्मक बिंदु से यानी ए से पहले सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से दूसरे सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड भी ए से जोड़ देंगे। दोनों सेलों के निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम टू वे की का मतलब कि हम जब चाहेंगे तब इधर यानी पहले वाले E1 को हम एक्टिव कर देंगे और जब चाहेंगे तब दूसरा E2 को एक्टिव कर देंगे। तो टू वे की से हम इसको जोड़ देंगे, जिसको की K2 दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से हम एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से ऐसे तार ले जाएंगे और एक जॉकी से जोड़ देंगे। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, यानी कैसे हम विद्युत वाहक बल इससे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले सेल E1 को जब हम जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे की लगा देंगे और यहाँ K1 को भी हम जोड़ देंगे, यानी K1 यहाँ पे प्लग लगा देंगे और यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे हम एक्टिव कर देंगे। तो इस तरह से यह सेल E1 एक्टिव हो जाएगा और इस जॉकी को हम इस ए और बी के बीच में टच इस तरह से कराएंगे कि हमको शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात हो जाए। शून्य विक्षेप की स्थिति में मान लिया कि हमको लंबाई L1 पर जाके ए बी के बीच में ए से L1 दूरी पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो विभवांतर होगा वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी यहाँ पे देखिए, सेल E1 के लिए माना तार पर शून्य विक्षेप स्थिति की बिंदु ए से दूरी L1 है, तब E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। ठीक इसी तरह से सेल E2 को हम जोड़ेंगे। E2 को जब जोड़ना होगा तो हम ये की निकाल देंगे और यहाँ पे की लगा देंगे, तो सेल E2 एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से E2 हमको मिलेगा, E2 इज इक्वल टू KL2। अब यहाँ पे देखें, E1 और E2 हमको ज्ञात हो गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस प्रकार से जो दोनों सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों की हम तुलना कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो तो दूसरे का EMF या विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि E1 का हमको पता है तो L1 L2 हम पढ़ लेंगे और E2 को ज्ञात कर लेंगे। दूसरा इसका उपयोग है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यह प्रैक्टिकल में ये भी है विभव मापी की सहायता से। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम को फिर समझेंगे। ठीक उसी तरह से ए और बी बिंदुओं के बीच में एक बैटरी लगा दी गई है, एक की लगाई गई है और रेयोस्टेट धारा नियंत्रक की सहायता से हम ए और बी को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब ए बिंदु से हम सेल ई जिसका हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, यह सेल जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यह सेल है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो चूंकि यह इसका EMF या विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है जो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से सेल के दोनों बिंदुओं से हम एक की सहायता से रेसिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं और इसके निगेटिव पॉइंट से हम फिर निकालते हैं एक तार और इसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़कर
और फिर उसी तरह से जैसे अभी ऊपर बताया गया था हम ले आएंगे और इसको हम जोड़ देंगे एक जॉकी से। अब इसमें हमको क्या करना है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे कैसे, तो यह जरा ध्यान से सुनेंगे। जब हमको रेसिस्टेंस बॉक्स को नहीं उपयोग करना है, यानी केवल सेल ई का हमको सेल ई को एक्टिव करना है, तो हम इस K2 को निकाल देंगे प्लग, यानी यह परिपथ खुला रहेगा। जब परिपथ खुला रहेगा तो केवल ई यानी कि सेल ई एक्टिव होगा, उस समय ये रेसिस्टेंस एक्टिव नहीं होगा। और हम फिर इसी जॉकी की सहायता से शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करेंगे। दूसरी बार में जब हमको फिर विभवांतर ज्ञात करना होगा दो बिंदुओं के बीच में, तो हम रेसिस्टेंस बॉक्स में से कोई प्रतिरोध R निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद हम यहाँ पे या K2 को लगाने के बाद इसमें से कोई हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और हम जॉकी की सहायता से शून्य विक्षेप स्थिति पुनः प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से सुन लें। जब हमको रेसिस्टेंस बॉक्स को उपयोग करना होगा तो K2 को हम लगा देंगे, यानी इस प्लग को लगाएंगे और इसमें से कोई प्रतिरोध निकाल लेंगे। जब प्रतिरोध निकालेंगे तो फिर हमको वही चीज़ फिर रिपीट करनी होगी, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति नल पॉइंट हमको इस जॉकी की सहायता से ज्ञात करना होगा। जब हमको दूसरी बार जॉकी की सहायता से नल पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि V = KL2। अब आइए इसको देखते हैं क्या लिखा गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। पहले की K1 को बंद कर देते हैं, दिख रहा होगा। बंद करने का मतलब कि इसको हमने प्लग लगा दिया, तथा K2 को खुली रहने देते हैं। K2 खुली है और इस K2 को खुली रहने देते हैं। माना शून्य विक्षेप इस स्थिति में A से L1 सेंटीमीटर दूर है, यानी A से L1 सेंटीमीटर दूर है, यानी यहाँ पे देखिए सर्किट में, तो A से मान लिया कि यहाँ L1 दूरी है, यहाँ पर हमको शून्य विक्षेप स्थिति मिली। तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल जो होगा वो KL1 के बराबर होगा। ठीक, अब दूसरी बार में जब हम इस रेसिस्टेंस बॉक्स को उपयोग करते हैं तब K2 को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब प्रतिरोध बॉक्स RB यहाँ पे लिखा है, रेसिस्टेंस बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R निकालकर K2 को भी बंद करके प्रतिरोध R के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V के लिए शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। तब यह V हो जाएगा KL2, तो E/V = L1/L2। तो E/V क्या हो जाएगा, L1/L2। अब हमको पता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे K क्या है, विभव प्रवणता है, ध्यान रखेंगे, इसको कई बार उपयोग में आया है। तो विभव प्रवणता जो है ये K है सेल का, जो कांस्टेंट होगा, और इसको हम भाग देने पर ये कट जाएगा। तो E/V = L1/L2। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध R = क्या होगा, कैपिटल R, यानी जो हमने निकाला है E/V -1। और यह पहले भी हम लोग यह सूत्र पढ़ चुके हैं, तो इस सूत्र की सहायता से यह आंतरिक प्रतिरोध, अब चूँकि E/V ऊपर देखिए ये किसके बराबर है, L1/L2 के, तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R = R L1/L2 -1। तो इससे हम R की गणना कर लेते हैं, यानी सेल की आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझ लेंगे। एक सर्किट दिया हुआ है, ये किसका है, मीटर ब्रिज का। तो तार AC को हमने 3 वोल्ट सेल से लगा दिया है और B बिंदु पर इसको टच कराया गया है, और B बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोध AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और B विभवमापी, सॉरी मीटर ब्रिज नहीं, विभवमापी है। इस B बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु है। अब क्वेश्चन क्या है पहले सुनिए। दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, यह 2 ओम है, के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी AB के बीच हमको वोल्टेज ज्ञात करना है। यदि संपर्क बिंदु B, यानी B बिंदु जो है यह विभवमापी तार के ठीक मध्य में हो, यानी अगर ये 4 मीटर लंबा तार है तो यह 2 मीटर पे है, तो मध्य बिंदु पर है। इसका मतलब कि अगर कुल AC का प्रतिरोध 4 ओम है तो इसके मध्य बिंदु का यानी AB का प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। अब हम AB का प्रतिरोध 2 ओम हो गया और नीचे 2 ओम दिया है, यह दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, चूँकि ये दोनों समांतर में है, देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है,
तो 1/R' मान लिया इसका तुल्य प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यह 1 हो जाएगा, यानी R' हो गया 1। अब यह दोनों 1 ओम है और उसके साथ BC जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है, BC 2 ओम है, तो कुल AC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अब निकालेंगे तो AC का प्रतिरोध यानी R' प्लस BC का प्रतिरोध 2 ओम, दोनों को जोड़ेंगे तो वैद्युत धारा इसमें कितनी प्रवाहित होगी? I इक्वल टू ओम के नियम से I इक्वल टू V/R, और R क्या होगा? यहाँ पे कुल प्रतिरोध होगा, तो कुल प्रतिरोध में हम R' में 2 ओम जोड़ेंगे, तो R' किसका है? AB और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध जो ऊपर निकाला गया है, और BC का प्रतिरोध 2 ओम है। तो चूंकि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए हम इसको सीधे जोड़ देंगे, तो वैद्युत धारा I इक्वल टू V/R' प्लस 2 यानी 3/1 प्लस 2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जब हमको इसमें धारा मिल गई तो AB के बीच का विभवांतर निकालने के लिए V इक्वल टू IR, तो I हो गया 1 एम्पियर और R' हो गया 1 ओम, चूँकि A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो गया। ठीक, इसको एक बार पुनः आप फिर से देख लीजिएगा। दूसरा चित्र देखिए, इस चित्र में A बिंदु यहाँ है, B बिंदु यहाँ है, यानी धारा यहाँ A से एंटर कर रही है और B से निकल रही है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है? पहला, बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, A व B के बीच विभवांतर निकालना है, और विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, यानी 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम में कितनी धारा है और 9 ओम में कितनी धारा है। तो आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रही है तो A बिंदु पर यह 2 भाग में बढ़ जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी। तो ऊपर वाली धारा ऐसे घूमते हुए या B बिंदु पर आएगी, और नीचे वाली धारा या सीधे 9 ओम से इस तरह से यहाँ से A से ऐसे आएगी और B से ऐसे निकल जाएगी। तो अब हमको पहले A और B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम यह श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम मान लिया R1 है। तो 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम को देखिए यहाँ पे सीधे जोड़ दिया गया, R1 हो गया 12 ओम, और 9 ओम इसके समांतर क्रम में है। तो 9 ओम और 12 ओम समांतर क्रम में है, तो मान लिया कि यह R2 9 ओम, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/9 प्लस 1/12, यह आ जाएगा 4 प्लस 3/36, यानी 7/36। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी व्युत्क्रम करेंगे तो R इज इक्वल टू 36/7 ओम हो गया। तो 36/7 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। दूसरा क्या है? AB के बीच विभवांतर, यानी A और B के बीच विभवांतर कितना होगा? तो V इज इक्वल टू IR होगा। 2 ओम की धारा आ रही है और 36/7 कुल प्रतिरोध है इसके बीच में, A और B के बीच में, तो 2 × 36/7 ये हो गया 72/7 वोल्ट। तीसरा जो हमको निकालना विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, तो धारा निकालने के लिए चूँकि ऊपर वाली शाखा में धारा निकालने के लिए हमको उसमें करंट चाहिए, धारा निकालना है तो इसका वोल्टेज चाहिए, और 9 ओम है तो उसका वोल्टेज चाहिए। तो चूँकि दोनों के बीच में वोल्टेज हम निकाल चुके हैं 72/7 वोल्ट। अब हम ऊपर वाला जो प्रतिरोध है यानी 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध 12 ओम निकाले हैं। तो चूँकि वोल्टेज A और B के बीच 72/7 वोल्ट है, तो R1 के साथ धारा यानी R1 में धारा जो हो जाएगी I1 इज इक्वल टू V/R1 ओम के नियम से। V है 72/7 ऊपर देखिए, और R1 है 12 ओम सॉरी, तो 72/7/12 ये हो जाएगा 72/7 × 12, तो ये हो जाएगा 12 से कट जाएगा तो 12 6 72, 6/7 एम्पियर। तो 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम में धारा हो जाएगा 6/7 एम्पियर। दूसरा, इसी प्रकार R2 9 ओम में धारा कितनी हो जाएगी? I2 इज इक्वल टू V/R2, यह हो जाएगा V, पुनः हम 72/7 लेंगे और R2 9 ओम लेंगे। R2 9 ओम यहाँ पे देखिए नीचे इसके लिए ले रहे हैं, तो 72/7/9 या फिर 9 × 7 हो जाएगा, नीचे से 9 से कट गया, 9 × 72 यानी 8/7 एम्पियर। तो इस तरह से जो दूसरे 9 ओम में धारा होगी वह 8/7 एम्पियर होगी और पहले में 6/7 एम्पियर होगी। ठीक, इस प्रकार कुछ और भी क्वेश्चन कर लेंगे, अगले टर्म पे कुछ और क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद।